नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह। सुपर प्राइम टाइम दोपहर के 1 बज चुके हैं और हिंदुस्तान में बेहद सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफिक बदलाव जारी है, जो सीमावर्ती इलाकों से लेकर महानगरों तक अपनी जड़ें फैला रहे हैं। कहीं जंगलों में नई बस्तियां बस रही हैं, कहीं सरकारी जमीनों पर रातों रात कॉलोनीज खड़ी हो रही हैं, तो कहीं पहचान छुपाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिस्टम में सेंधमारी की जा रही है। लेकिन अब इस पूरे खेल पर भारत सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में अवैध घुसपैठ और उससे पैदा हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सिर्फ आंकड़े नहीं जुटाएगी दर्शकों, बल्कि उन नेटवर्क्स की तह तक जाएगी जो सीमा पार से लोगों को भारत में बसाने, जमीन कब्जाने और स्थानीय संतुलन बिगाड़ने के आरोपों में घेरे में है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे सीमावर्ती देशों से लगे इलाकों में अचानक बढ़ती आबादी, संदिग्ध बस्तियां और सुरक्षा ढांचे पर पड़ रहे असर की पड़ताल भी होगी। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ घुसपैठ नहीं, बल्कि देश की सामाजिक संरचना और आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने की साजिश भी हो सकती है। दर्शकों, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं, क्या बॉर्डर के जरिए देश के भीतर एक नया नेटवर्क तैयार किया जा रहा है? क्या भोले भाले आदिवासियों और स्थानीय लोगों की जमीनों पर कब्जे का कोई बड़ा खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि आप देश में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की उल्टी गिनती अब जी हां, अमित शाह साहब ने एक कमेटी का ऐलान किया है। ये 5 मेंबर्स की कमेटी डेमोग्राफिक चेंजेस, उस पर आने वाले बदलावों की जांच करेगी। लेकिन कमेटी क्या है, कैसे काम करेगी, ग्राफिक के जरिए आइए दर्शकों फटाफट आपको समझा देते हैं। एक पैनल भी कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ेगा इस विशेष चर्चा के लिए। जी हां, अवैध घुसपैठियों की पहचान करना इस कमेटी का काम होगा, जिसका नाम डेमोग्राफिक चेंज कमेटी सरकार ने रखा है। इसके अलावा यह कमेटी क्या करेगी? पहला बड़ा काम घुसपैठियों की पहचान, दूसरा बड़ा काम घुसपैठियों का पूरा डेटा तैयार करना। जो इंट्रूडर्स हैं, जो घुसपैठी लीगल तरीके से देश में दाखिल हो गए हैं, उनका पूरा डेटा, उनकी पूरी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ये कमेटी करेगी। जी हां, तीसरा बड़ा काम क्या करेगी? डेमोग्राफिक में आए बदलाव की जांच भी कमेटी करेगी। डेमोग्राफी में आए बदलाव यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन तमाम जो कौमों के लोग हैं, उनकी आबादी अचानक कैसे बढ़ी, कैसे घटी, वहां पर क्या चल रहा है, ये पता लगाएगी। चौथा बड़ा काम, संदिग्ध नागरिकों के दस्तावेजों की जांच होगी, क्योंकि जो संदिग्ध घुसपैठिए देश में आ गए हैं, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी जो आईडीज बनाकर बैठे हुए हैं, उनकी जांच पड़ताल होगी। पांचवा बड़ा काम, घुसपैठियों को बाहर निकालने का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा कि किस तरह से ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनको देश से बाहर भगाया जाए। इसके अलावा राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाना, उनके साथ एग्जीक्यूशन का सारा काम ये कमेटी देखेगी। सातवां बड़ा काम जो ये कमेटी करने वाली दर्शकों, जिसका नाम डेमोग्राफिक चेंज कमेटी सरकार ने रखा है, 5 मेंबर्स इसमें होंगे। अवैध बस्तियों पर कड़ी नजर रखना भी इनकी जिम्मेदारी होगी। यानी अवैध बस्तियां जो बस रही हैं देश के अलग अलग इलाकों में, आप देखें चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो, इन तमाम इलाकों में आपको झुग्गियां और जो बस्तियां दिखाई देती हैं, वहां पर बहुत सारे संदिग्ध रहते हैं। और 8वां बड़ा काम जो ये कमेटी करेगी, सीमा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस देश भर में जहां जहां सीमा की सुरक्षा में लगी हुई हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वहां पर किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है, वहां पर कैसे काम हो रहा है, ये कमेटी इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल करेगी। अगले ग्राफिक्स पर दर्शकों आएंगे, डेमोग्राफिक चेंज की जांच जरूरी क्यों है दर्शकों, आखिर क्यों ये कमेटी बनाएगी और सरकार को क्यों लगा कि डेमोग्राफी जो बदल रही है, अचानक इसमें तब्दीली आ रही है, इसकी जांच पड़ताल क्यों होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल है। वजह नंबर 1, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा है। सोवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से यह कमेटी बनाई गई और इसमें जांच पड़ताल शुरू भी हो चुकी है। जी हां, वजह नंबर 2, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान पर संकट है। अचानक हिंदुओं की तादाद कैसे किसी एक खास इलाके में कम हो गई, अचानक जो मुस्लिम कौम है उनकी तादाद कैसे बढ़ गई, सिख अचानक कैसे कम हो गए, ईसाई अचानक कैसे बढ़ गए, इन तमाम चीजों पर सरकार की नजर रहेगी। वजह नंबर 3, राजनीतिक संतुलन और लोकतंत्र को प्रभावित करना, यह बहुत क्रूशियल है और इसीलिए डेमोग्राफिक चेंज कमेटी का गठन किया गया है, जो अपने काम में इन तमाम चीजों का ध्यान रखेगी। वजह नंबर 4, अपराध और पहचान का संकट, यानी अपराध हो जाए, उनकी पहचान करना मुश्किल होती, क्योंकि सबके सब फर्जी आईडी कार्ड बनाकर देश में घुसपैठिए रह रहे हैं, इसलिए उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाती है। वजह नंबर 5, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, यानी जो लोकल लोग हैं, जो असल भारतवासी हैं, उनको मौके नहीं मिलते। पश्चिम बंगाल में जैसा हुआ कि रोहिंग्या मुसलमान वहां पर आकर बस गए और वहां की जनता का हक मारते रहे पिछले 15-20 सालों से, लेकिन अब वहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हां, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जो भयंकर भीड़ हुई है, मौजूदा वक्त पे जनगणना प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन भारत की आखिरी जनगणना 2011 में की गई। 2011 के बाद से जनसंख्या में अचानक तेजी से की वजह देश के संसाधनों पर अब बोझ भी बढ़ रहा है।
जरा उसका डेटा भी देखते हैं कि रेलवे स्टेशन, बसें और सरकारी जो डिपार्टमेंट है वहां पर क्या स्थिति है। 2 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है, क्योंकि आबादी बेतहाशा बढ़ी है और इसमें बहुत सारी अनकाउंटेबल पॉपुलेशन जो सरकार को पता ही नहीं है। 10,000 लोगों पर 70 सीट की एक सरकारी बस है। जरा सोचिए कितनी मुश्किलें हैं। 1 करोड़ लोगों पर एक एयरपोर्ट है। सोचिए 1 करोड़ लोग एक एयरपोर्ट पर औसतन एवरेज निकल रहा है, तो आबादी ज्यादा है, संसाधन कम है। 4 करोड़ लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज है। 4 करोड़ नागरिक, उनसे जुड़े मामलों का निपटारा एक जज कर रहा है। जरा सोचिए 8 लाख लोगों पर हाई कोर्ट का एक जज, 18 लाख लोगों पर हाई कोर्ट का एक जज है। अगला जो डेटा आएगा आपको आश्चर्य होगा कि 18 लाख जो क्रिमिनल केसेस हैं या जो सिविल केसेस हैं उसकी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में सिर्फ एक जज है। सोचिए संसाधन इतने कम है और पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। 5500 लोगों पर एक एटीएम मशीन है, इसीलिए लाइनें लगती हैं, क्योंकि इसीलिए सरकार ने ये कमेटी बनाई ताकि असल पता चले पॉपुलेशन का और संसाधनों का, उसके हिसाब से क्रियान्वयन हो। 1 करोड़ लोगों पर एक हिल स्टेशन है। अब सोचिए 1 करोड़ लोग देहरादून मसूरी पहुंच जाते हैं, सड़कों पर 5-5 किलोमीटर का जाम लगता है। 35,000 लोगों पर एक शमशान घाट और कब्रिस्तान है। अब सोचिए कि आखिरी यात्रा के लिए भी संघर्ष करना पड़ा और इसकी वजह दर्शकों यही थी। इसीलिए सरकार ने डेमोग्राफिक कमेटी बनाई ताकि पता चल सके कि इस इलाके में कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर संसाधनों की व्यवस्था सरकार करे, चाहे वो बस हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सिविक बॉडीज हो, नगर निगम को तभी पता चलेगा अगर उनको पॉपुलेशन की जानकारी है, तभी उसके हिसाब से व्यवस्थाएं होंगी और इसीलिए कमेटी बनाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शक ग्राफिक्स में। जी हाँ, अभी एक एसआईआर को लेकर बवाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि एसआईआर वैध है पूरी तरह से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात का हक है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सके। ग्राफिक्स पर आते हैं। एसआईआर को लेकर जो बातें चल रही हैं देश में उसके बारे में आपको बता दें। एसआईआर के तहत कितने नाम हटे हैं पश्चिम बंगाल में, ये पूरा मैप है, मैं आपको दिखा रहा हूं। कुल 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। कोलकाता शहर अर्बन मिलाकर, रूरल मिलाकर 7 लाख, उत्तर 24 परगना में करीब 3,25,000, दक्षिण 24 परगना में करीब 10,40,000, नादिया में 2,98,000, हुगली में 1,20,000, मुर्शिदाबाद में 4,55,000, मालदा में 4,50,000। ये पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में करीब 91 लाख लोग वहां पर एसआईआर के तहत उनका रिवीजन हुआ है। 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए और ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा एसआईआर के तहत नाम कटे हैं और इसी को लेकर टीएमसी लगातार आग बबूला हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने आदेश में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कानूनन और संवैधानिक अधिकार है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर करने का और वो इसके लिए स्वतंत्र है। आगे बढ़ते हैं। एसआईआर के तहत कितने नाम हटे, आपको हमने ग्राफिक के जरिए सारी चीजें बता दी। इतने नाम हटे इस जिले में हटे और वो पूरे बड़े जो तमाम जो जिले हैं पश्चिम बंगाल के, उनका नाम, उनकी संख्या हमने आपको बता दी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। अब ये समझिए एसआईआर के तहत कितने नाम हटे। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। आपने पश्चिम बंगाल का डेटा देखा, अब यूपी में आते हैं। जी हाँ, करीब 2 करोड़ 4 हजार नाम हटे हैं यूपी से। कहां से हटे हैं? मेरठ से 5 लाख से ज्यादा नाम हटे हैं, गाजियाबाद से 5,74,000, आगरा में 6,63,37,000, कानपुर जो शहर है सिटी वहां 6,37,000, प्रयागराज यानी इलाहाबाद से 8,26,000, बलरामपुर से 4,11,000, सिद्धार्थनगर 3,98,000 और बहराइच जो बॉर्डर इलाका है नेपाल से लगता है वहां 5,41,000 वोट हटे हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया में यूपी से भी कम नाम नहीं कटे हैं, बहुत सारे नाम कटे हैं। करीब 2 करोड़ से ज्यादा नाम तो यूपी से कटे हैं। पश्चिम बंगाल में 91 लाख एसआईआर के तहत नाम कटे थे, लेकिन यूपी में देखिए ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगले राज्यों पर आते हैं, बिहार चलते हैं दर्शकों। बिहार में एसआईआर के तहत कितने नाम कटे हैं आइए अब आपको ये बता देते हैं। जी अब बिहार में देखिए कुल 38 जिलों में करीब 65,64,000 नाम हटाए गए। बिहार में पूर्वी चंपारण से 3,95,000, मधुबनी से 3,52,000, पटना शहर और देहात दोनों मिला के 3,16,000। तो ये डेटा देखिए कि बिहार में भी जो एसआईआर की प्रक्रिया है बड़े पैमाने पर नाम कटे। 91 लाख पश्चिम बंगाल में, 2 करोड़ से ज्यादा यूपी में, 65 लाख से ज्यादा बिहार में। तो एसआईआर की प्रक्रिया के बावजूद बंपर वोटिंग बिहार में भी देखने को मिली, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली। अब एसआईआर के तहत कितने नाम हटे, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े भी हमने आपको दिखा दिए हैं। लेकिन दर्शकों अब गुजरात चलते हैं। जी हाँ, अब आपको राज्यवार मैं बताऊंगा, अलग अलग राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमामी राज्य। असम से शुरू करते हैं, नॉर्थ ईस्ट, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट। असम में 10,06,000
56,000 नाम एसआईआर के तहत कटे। मध्य प्रदेश में 34,25,000, गुजरात में 68,12,000, राजस्थान में 31 लाख से ज्यादा, केरल में 9 लाख। तो ये पूरा इंडियन जो हमारा पॉलिटिकल मैप है उसके जरिए भी हम आपको बता रहे हैं एसआईआर के जरिए कितने सारे नाम वहां से हटे, कितने सारे नाम वहां से कटे। ये मसला आपको हमने समझा दिया। चलिए अब पैनल का रुख करते हैं, इस पूरे मसले को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। अजीत मेंदोला साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनके पास चलेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अजीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। आज हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं सर, उसमें सबसे अहम अजीत जी बात यह थी कि डेमोग्राफिक चेंज कमेटी जो सरकार ने बनाई है उसके पूरे कायदे कानून पर अब विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कल भी हमने डिबेट की थी, कल भी वो कह रहे थे कि भाई खास समुदाय को टारगेट करने के लिए इस तरह की कमेटियां बनाई जाती हैं। आपका क्या विचार है सर? देखो अमित, ये एसआईआर जो 21 साल बाद हमारे देश में हो रहा है। इससे पहले 21 साल पहले हुआ था और एक लंबा पीरियड होता है। इस 21 साल में आप समझिए एक दशक बाद तो सारी चीजें बदल जाती हैं, संख्या बदल जाती है, शहर का नक्शा बदल जाता है, तमाम चीजें बदल जाती हैं। इसमें तो 2 दशक से अधिक का समय हो गया है। डेफिनेटली कई सारी चीजें बदलेंगी। डेमोग्राफी जो बदलने की बात हो रही है, जो सरकार कह रही है अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी जांच होना वाकई जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में जितना लिबरेशन है, जितना अगल बगल के देशों से लोग आके रहने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय पहले भी था। अब विपक्ष ने जितने सवाल एसआईआर को लेकर उठाए वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी हैं। और सबसे अहम बात, जब सबसे पहले बिहार के एसआईआर को विपक्ष ने मुद्दा बनाया और तमाम पार्लियामेंट पे काम नहीं होने दिया, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे चुनाव आयोग ने जो 65 लाख लोग कटे थे, नाम कटे थे, जिनका लिस्ट में नाम नहीं था, उनकी लिस्ट जारी कर दी जिला वाइज। आज मेरे ख्याल से साल भर होने उससे ज्यादा समय हो गया, 6-8 महीने तो हो ही गए हैं। अभी तक अपोजिशन एक ऐसा नाम नहीं लेके आया सामने कि भाई ये आदमी जिंदा है, इसका नाम नहीं है उसमें। मेरा कहना है, देखिए बंगाल को लेकर थोड़ा बहुत अभी दोबारा से वहां पे होना है, कुछ नाम रह गए हैं। लेकिन अब तुमने देखा होगा, जैसे तुम बता रहे थे आंकड़ों में, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा नाम कटे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस दौरान 20-22 साल में कई लोगों की डेथ हुई होगी, कई लोग इलाका छोड़ के चले गए होंगे। जैसे मैं अगर माना 10 साल पहले मैं यूपी में रहता था, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तमाम चीजें बदली होंगी। तो वो एक संख्या, अब विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के सवाल पर जो सवाल उठा रहा था उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। एसआईआर सही है। और देखिए राजनीति होगी, विशेष समुदाय को लेकर जैसे विपक्ष कह रहा है, तो देश की राजनीति 90 के दशक के बाद पूरी तरह से बदल गई है। विपक्ष क्या राजनीति करता था, विपक्ष जो राजनीति करता था उसके उलट बीजेपी एक अलग तरह की राजनीति कर रही है। वो जो बहुसंख्यक लोग हैं इस देश में, हिंदू लोग जो हैं बहुसंख्यक, उनकी राजनीति बीजेपी ठोक के कर रही है। उसमें कहीं कोई बीजेपी के उसमें एजेंडे में कहीं कोई किसी प्रकार का, जिसे कहते हैं, कोई शक शुबा नहीं है। बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रही है। और 2024 के चुनाव में जब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा, तो उसके बाद बीजेपी की समझ में आ गया कि ये जो विकास, डेवलपमेंट और जो तमाम बातें होती हैं वो अपनी जगह ठीक है, डेवलपमेंट बहुत जरूरी भी है, लेकिन जो हमारा जो विभिन्न जातियों में बटा हुआ देश है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषाएं हैं, बोली हैं, तो उसको एक यूनाइट रखने के लिए बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को चला है। एसआईआर, घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है देश में। और इस एसआईआर और घुसपैठ के मुद्दे ने अभी तक बीजेपी को बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, तमाम राज्यों में बड़ी जीत हासिल कराई है। और मेरा अपना आकलन यह है कि उत्तर प्रदेश में अब अगले साल शुरू में 8 महीने बाद 6 राज्यों में चुनाव है। उसके बाद 27 के एंड में 3-4 राज्यों में चुनाव है, फिर 28 में। 29 तक बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे जो चुनावी बड़ा हथियार होगा वो एसआईआर और घुसपैठ होगा। और मेरे ख्याल से अब विपक्ष को सवाल नहीं उठाने चाहिए। डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली के अंदर भी तमाम तरह के देश की राजधानी है, यहाँ कितनी घुसपैठ हुई अब जांच होगी, पता चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें अब अपोजिशन के पास ये मुद्दा अपोजिशन का कमजोर पड़ेगा। और बीजेपी को अगर अपोजिशन इसे मुद्दा बनाएगा, बीजेपी को उतनी ताकत मिलेगी राजनीतिक रूप से, मेरा ऐसा आकलन। अजीत जी, एक बहुत क्रूशियल बात ये भी है
कि डेमोग्राफिक चेंज कमेटी के बनने के पहले ही, जैसे ही पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण हुआ, आपने देखा कि तमाम जो रोहिंग्या मुसलमान हैं खुद ब खुद अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वो भागना शुरू हो गए। और 10 सालों से 15 सालों से बीएसएफ को ज़मीनें भी नहीं मिली थी। केंद्र सरकार ने फटाफट ज़मीनों का आवंटन किया है, लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल में बहुत सारे इलाके जैसे हैं जहाँ पर फेंसिंग नहीं हो सकती। नाले हैं, नदियाँ हैं, दलदली इलाके हैं, वहाँ से ही तमाम रोहिंग्या मुसलमान दाखिल होते हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं, जो वेस्ट बंगाल में आते हैं बांग्लादेश से। ये कैसे इलाज होगा? इनका इलाज कैसे कर पाएंगे हम? नहीं, अभी जो नई सरकार बनी है शुभेंदु अधिकारी की, उसने सबसे पहले फेंसिंग की बात की, बाढ़ लगाने की बात करी है सीमा पर, और बीएसएफ को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए। देखिए, ये जो बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, जो बाढ़ लग जानी चाहिए थी, जो बीएसएफ को अधिकार दिए जाने चाहिए थे, उसमें कहीं ना कहीं राजनीति करी है टीएमसी ने, और उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने। बंगाल में बीजेपी का जीतना इसलिए भी जरूरी था, जिस हिसाब से बांग्लादेश के हालात बन रहे हैं, बांग्लादेश में जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसमें हमारे लिए पश्चिम बंगाल एक अहम इम्पोर्टेंट राज्य हो गया था। और जो बातें आप कर रहे हो कि भाई ये लोग अभी जगह जगह बैठे हैं, सीमा पर वो नहीं है, तो अब बाढ़ लगनी शुरू हो गई है। कुछ दिन से अगर आप देख रहे होंगे, बड़ी फोटोग्राफ आ रही है, लोग वापस भाग रहे हैं क्या कहते हैं, बांग्लादेश की तरफ। तो ये एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। मैं तो बंगाल में तो ये चल ही रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक मेरठ का उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश का। सेना की, आर्मी की एक बहुत बड़ी जमीन थी, जिसमें क्या कहते हैं, जो चोरी की कार होती थी, उनको वहां जाके खत्म किया जाता था। कई एकड़ की जमीन थी, वो सेना की जमीन थी। अब यकीन मानो, बसपा की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, या कांग्रेस की सरकार रही हो, सबने उस जमीन को कभी खाली कराने की कोशिश नहीं करी, बल्कि एक बड़ा फंड हर महीने सरकारों को जाता था वहां से। और वो कौन संचालन करते थे? वो सब लोग दुबई में बैठ के वो लोग थे। तो पिछले इलेक्शन, यूपी के इलेक्शन से पहले, वो पूरी जगह खाली कराई गई, आर्मी की जमीन आर्मी को वापस करी गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे कई जगह होगा, जब ये जांच होगी, ये कमेटी जांच करेगी। देखिए, पश्चिम बंगाल इसलिए अभी नंबर 1 पे टारगेट में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग इस तरफ आते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये राजनीति होती रही है, एक समुदाय को लेकर अपोजिशन राजनीति करता रहा। क्यों? अब ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कहां से आई? क्यों फंसा विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में? बीजेपी जानती थी विपक्ष फंसेगा इसमें, और वो फंस गया। अब आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, उतना आप फंसेंगे। लेकिन बंगाल में देखिए, जो लोकल वहां का मुसलमान है, जो वहां की बोली बोलता है, वो भी परेशान था क्या कहते हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों से। इसलिए वहां के मुसलमान भी, देखा होगा, चुनाव परिणाम के बाद खुल के सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई ये निकाले जाने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो कमेटी भारत सरकार ने बनाई है, ये कमेटी का एक बड़ा मतलब है, एसआईआर एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है, घुसपैठ बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। मेरा अपना आकलन ये है कि ये बीजेपी को आने वाले टाइम पर, क्योंकि विपक्ष मानेगा नहीं, विपक्ष सुधरेगा नहीं, उसको एक समुदाय की चिंता होगी, वो बातें करेगा। एसआईआर पे सवाल उठा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया। अब ये कमेटी बनाई है, इस पे भी सवाल उठेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विपक्ष, बीजेपी, जो भारत सरकार या बीजेपी जो भी राजनीति कर रही है, उसमें विपक्ष कहीं ना कहीं फंसेगा, और वो फंसता जा रहा है। और ये बीजेपी ने बहुत सोच समझ के, ये देखिए होना था, इसमें भले ही अब राजनीति विपक्ष ने कर दी, ये होना था, एसआईआर ने भी होना था, ये डेमोग्राफी, ये एक एजेंडा बीजेपी का था, और इसको बीजेपी फुल एंड फाइनल करने जा रही है। इस प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीसरी पारी में इस एजेंडे को एक तरीके से इसको निपटा के रहेंगे। अब मेरा मानना है बीजेपी के लिए बड़ा बेनिफिशियल होने जा रहा है, और विपक्ष ने अगर यही राजनीति करी तो ये बड़ा भारी विपक्ष के लिए नुकसान होगा। जी अजीत जी, ये भी एक बात कही जा रही है कि चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, सब लोग योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई, सख्ती, नमाज सड़कों पर पढ़ी जाए, या किसी तरह का राजनीतिक उपद्रव या सांस्कृतिक उपद्रव या सामाजिक उपद्रव हो रहा, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये सभी लोग उसी लाइन में चल रहे हैं। देखिए, अब योगी तो एक उदाहरण बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। और योगी ने जो रास्ता अपनाया, देखिए उत्तर प्रदेश, मैंने तो 90 के दशक का वो बहुत खराब उत्तर प्रदेश देखा था, जब हम लोग 6 बजे के बाद सोच भी नहीं सकते थे कि हमको देहरादून जाना है। शाम 5-6 बजे के बाद गाड़ियां जो है कानवाई के रूप में निकलती थी, बसों को, गाड़ियों को रोक दिया जाता था। और मैं गाजियाबाद, वेस्टर्न यूपी का क्रिमिनल सबसे बड़ा गढ़ बन गया था गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली। और मतलब जिसे कहते हैं कि आप सोचिए कि सोच ही नहीं सकते कि आप एक नई गाड़ी लेके शाम को 5-6 बजे अगर आप यहाँ से गाजियाबाद जाना चाह रहे हैं, हो सकता था कि इंदिरापुरम में आपकी गाड़ी लूट जाती। तब इंदिरापुरम में ये शहर नहीं था, वो
तो ये हालात है। 90 के दशक में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक नई राजनीति, नया तरीका अपनाया। वो नया राजनीति, नया तरीका ये था, उसका कुछ हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनाया और कुछ योगी आदित्यनाथ अपना रहे हैं। कल्याण सिंह ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बिल्कुल सीधी मुठभेड़, सीधा एनकाउंटर का आदेश दिए हुए थे। कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई समुदाय हो, किसी पार्टी का हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर अपराधी है तो अपराधी का नेस्त नाबूद किया जाना चाहिए। अब रही बात जो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जब ने 2014 में कमान संभाली, बिल्कुल सख्त आदेश थे कि सारे अधिकारी समय पे ऑफिस पहुंचेंगे, समय पे काम होगा, बकायदा सबका एक एजेंडा सेट होता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये योगी जब मुख्यमंत्री बने, जो बीजेपी साथ जिन लोगों ने वो समय देखा, उन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश को सुधारने का एक बड़ा मौका है और योगी आदित्यनाथ ने उसको एक अपने तरीके से उस पर अमल पे लाए। और वो योगी आदित्यनाथ ने जो कानून व्यवस्था को सुधारा, ये जो बुलडोजर वाला, देखिए उनके यहाँ, योगी के यहाँ एक सिस्टम है कि भाई न्याय होना चाहिए तो तुरंत होना चाहिए, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। वो सक्सेस हो गया और आज वो एक तरीके से लोकप्रियता के हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के थोड़ा सा ही पीछे हैं, लेकिन बड़ा अब हेमंत बिस्वा शर्मा हो या शुभेंदु अधिकारी हैं, वो जानते हैं कि भाई ये चीजें पब्लिक जनता पसंद कर रही है और ये कोई गलत काम नहीं हो रहा है। किसी एक आम आदमी को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा था। एक विशेष, आज तक यूपी में दंगे नहीं हुए हैं। यूपी में कोई मुसलमान ऐसे कहने नहीं आया कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार हो गया या हमारी जमीन जायदाद छीन ली गई है। केवल अपराधी गलत ढंग से जो इस्तेमाल हुए हैं, गलत ढंग से कब्जे किए गए हैं, उनको ही छेड़ा गया है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा का भी चुनावी एजेंडा लगभग यही था। बीजेपी ने बंगाल में घुसपैठ को बड़ा मुद्दा इसीलिए बनाया और ये जो कहा, बंगाल की स्थिति 90 के दशक से पहले वाले यूपी जैसी हो रखी थी कि एक जो दादागिरी वाले लोग होते थे, बदमाश लोग होते थे, वो वोट नहीं करने देते थे, उनका एक साम्राज्य होता था। 90 से पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। टीएन सेशन ने पैरामिलिट्री फोर्स लगा के लोगों को पहली बार आजादी के बाद वोट डालने के लिए उत्साहित किया और जो गरीब गुरबे लोग होते थे, उसमें दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण सब होता था, उन लोगों ने पहली बार वोट डाला। तो वो मेरा कहने का मतलब है कि देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, लोग एजुकेटेड हो गए हैं, सब लोग चाहते हैं एक सिस्टमेटिक हो, लोग अपराधीकरण से मुक्ति चाहते हैं। तो ये जो सिस्टम अपना रहे हैं योगी वाला, हेमंत बिश्व शर्मा हो या शुभेंदु अधिकारी हो, अगर ये सफल होते हैं तो इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी को फायदा और आमजन को भी फायदा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अभी तक कभी ऐसी कोई शिकायत या कोर्ट कचहरी में किसी ने ऐसी अपील नहीं करी कि साहब ये अन्याय हो रहा है, गलत तोड़ा जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक नई राजनीति देश में देखने को मिल रही है, एक नया, ये समय की मांग है, ये एक बदलाव आता ही है। एक युग के बाद बदलाव आता है। आज से 40 साल पहले एक दूसरी राजनीति होती थी, वो कब जाने वाली, अब एक नया बदलाव आ रहा है। उस बदलाव में अगर ये सब हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें जनता का समर्थन बीजेपी के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। अजीत जी, एक और सवाल बहुत क्रूशियल है कि जिस तरह की लाइन पर चल रही है बीजेपी, अपने के बीजेपी शासित तो राज्य है, जिस लाइन पर बीजेपी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि खास समुदाय को या मुस्लिम समुदाय को बहुत ज़्यादा इससे दिक्कतें हैं। ऐसा तो नहीं आने वाले वक्त में ये समुदाय बिल्कुल अगेंस्ट हो जाए बीजेपी के? अमित, उत्तर प्रदेश में कितना टाइम हो गया? 10 साल से ऊपर, मतलब 10 साल से ऊपर होने जा रहा है वो योगी की सरकार को। और दिल्ली में 12 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी को। इन 10, 12, 13 साल में मुझे नहीं लगा कि कहीं किसी प्रकार के किसी राज्य में या किसी, उत्तर प्रदेश ही एक सबसे बड़ा राज्य है, बिहार जहां सबसे ज्यादा मुसलमान है और दोनों आबादी के हिसाब से बड़े राज्य हैं देश के, कहीं किसी ने कोई कंप्लेंट तो मुझे नहीं लगा कि आज तक कहीं हुई हो। किसी ने जाके कोई कोर्ट में याचिका दायर करी हो साहब कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, ये राजनीति होती है। तो राजनीति विपक्ष ये कर रहा है कि एक समुदाय को हम उसका वोट ले ले और बाकी जो हिंदू धर्म, हिंदूवादी लोग हैं, उनमें जातिवाद की राजनीति करके वोट की जाए। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो उदाहरण है वो इस वक्त पूरे राज्यों में दिया जा रहा है। तो ये राजनीति हो रही है। राजनीति से विपक्ष जितनी जल्दी समझ जाए कि अब ये मुद्दा नहीं चलेगा और मुसलमानों को लेकर देखो सोच बदल रही है, मुसलमानों में भी सोच बदल रही है। आप अगर देखते हैं कि अब खुल के सोशल मीडिया में कई धर्मगुरु, कई मुस्लिम नेता, कई ऐसे सामने आते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं भाई अब ठीक हो रहा है। क्योंकि ये शुरू से एक जो राजनीति हुई है लंबे समय तक तुष्टीकरण की देश में,
वो एक भय का वातावरण था। वो भय धीरे धीरे अगर मुसलमानों का खत्म हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी मुस्लिम समाज को या मुस्लिम समुदाय को ये लगेगा कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। भाई कारोबार किसका बढ़ रहा है? अगर उत्तर प्रदेश में ले लो आप, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां तक मैं जानता हूँ अधिकांश कारोबार मुस्लिम समुदाय के पास है। हम्म। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कारोबार में जो इतनी इतनी तेजी से बढ़ा है वो पिछले 10 साल में, सड़कें बन गई हैं, कानून व्यवस्था सुधर गई है, उनके उनके परिवार के लोग रात 11-11, 12-12 बजे तक घूम रहे हैं, कोई किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है। ये बदलाव कभी कोई कल्पना भी नहीं करता था ऐसा होगा। अगर आप बिहार और यूपी को सुधार दे रहे हैं तो जी। आप समझिए कि जो सबसे बड़े बदनाम राज्य थे, दोनों आज एक तरीके से उदाहरण बन गए हैं। क्या उत्तर प्रदेश तो एक बड़ा उदाहरण बन गया है और बिहार भी शायद उस रास्ते पे अब चलता हुआ दिख रहा है कि वहां भी कानून व्यवस्था ठीक ठाक ऑल होगी। राइट सर। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सभी जगह होनी चाहिए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।